अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? कैसी तबीयत? ठीक ठाक है। तो आ गए हैं आप लोग इस पेपर को पढ़ने के लिए। कैसा फील हो रहा है इस पेपर में आके? अच्छा या बुरा? डर लग रहा है। डर के आगे तो जीत होती है। डरना नहीं है, इस पेपर को हमने ऐसा चैलेंज लेके चलना। तो इस पेपर की अगर मैं इम्पोर्टेंस की बात करूं आपके साथ, तो ये पेपर नॉर्मली या एक सेकेंड, वो भाई, डोमिनेटली इसका ताल्लुक बनता है आपके प्रैक्टिकल पेपर्स के साथ। और प्रैक्टिकल पेपर जो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है इस वक्त कैफ स्टेज के ऊपर और इवन सी फैफ स्टेज के ऊपर, दैट इज़ ऑडिट। आप अगर देखें पीआरसी के अंदर आपके पास जो सिलेबस एरियाज़ हैं वो कौन कौन से हैं? बिजनेस, कोई ताल्लुक़ नहीं इसके साथ। इकोनॉमिक्स, कोई ताल्लुक़ नहीं है इसके साथ। अकाउंटिंग, फंडामेंटल्स, कोई इसके साथ ताल्लुक़ नहीं है। उसके बाद कौन सा बचता है? क्यूएम, मैथ स्टैट, कोई ताल्लुक़ नहीं है। इंग्लिश, वो आपको वैसे नहीं आती। अच्छा, कैफ पे आ जाते हैं। कैफ 1 क्या है? अकाउंटिंग, कोई ताल्लुक़ नहीं है। कैफ 2 टैक्स, कोई ताल्लुक़ नहीं है। कैफ 4 लॉ, कोई ताल्लुक़ नहीं है। कैफ 5 6 रिपोर्टिंग एंड कॉस्ट, कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैनेजरियल साइंसेस, कोई ताल्लुक़ नहीं है। फाइनेंशियल एरिया, कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऑडिट एक वाहिद ताल्लुक़ है। क्योंकि जब आप बड़े होंगे और जब आप आर्टिकल्स करने के लिए जाते हैं तो मोस्टली आपको जो जगह मिलती है फर्म्स के अंदर, वो जगह होती है ऑडिट डिपार्टमेंट में। और ऑडिट डिपार्टमेंट में आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपके पास हर चीज़ को समझने की सलाहियत मौजूद है। और एक सलाहियत जो अक्सर बच्चों में नहीं होती थी, दैट वाज, भाई अभी तक कितनी काइटी पढ़ी मुझे बताएं? अभी तक पीआरसी से लेके इस स्टेज तक आते आते कितने आईटी पढ़ के आए हैं? पहले एक पूरा पेपर होता था पता आईटी का, पीआरसी में होता था या उससे पहले एएफसी में होता था, वो आई के आपने ख़त्म कर दिया। फिर उससे अगर आप पीछे जाएं तो जब मॉड्यूल सिस्टम होते थे तो एक पेपर होता था आईटी मैक। आईटी मैक, वो अब उसका नामो निशान दूर दूर तक नहीं। आई कैप ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर एक बच्चा पूरी क्वालिफिकेशन लेके कैफ करके आर्टिकल्स करने के लिए जा रहा है, ना सिर्फ वो अकाउंटिंग, टैक्स, लॉ हैंडलिंग, बल्कि वो एक अच्छी ग्रिप रखे डाटा सिस्टम्स एंड रिस्क के ऊपर। अच्छा, मज़े की आपको बात बताता हूँ, ये दुनिया में ना 3 डिफरेंट पेपर्स हैं, मगर हमारे यहाँ ये एक पेपर है। अंदर बहुत, हमारे यहाँ कोर्स में 6 चैप्टर्स हैं। सिस्टम्स की एक पूरी लिस्ट है। ईआरपी सिस्टम्स अलग हैं, ऑडिट के सिस्टम्स अलग हैं, अकाउंटिंग के सिस्टम्स अलग हैं, रूल्स अलग हैं। ये सिर्फ 7 चैप्टर्स में समेट देता और रिस्क 4 चैप्टर्स में समेट देता। सो द पॉइंट इज़ कि दुनिया में ये 100 नंबर का पेपर नहीं है, 100 जमा 100 जमा 100, 300 नंबर का पेपर है, जो कि हमने कितना में कवर करना है? 100 में कवर। तो आई कैप ने क्या किया, जितनी काम बातें थी उसको आपके सिलेबस का पार्ट बना दिया। वो एलेबोरेट करने के लिए बैठे तो कुछ ज़्यादा ही एलेबोरेट कर गए। अब एक सवाल जो अक्सर बच्चों के जहनों में होगा, आई कैन एक्सपेक्ट होगा, वो ये, प्रोग्रामर बन जाएंगे, हैकिंग करना शुरू कर देंगे, जो है वो कर देंगे, सॉफ्टवेयर देंगे, ऐसा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। टेक्स्ट तो पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे। टेक्स्ट का पूरा सिलेबस कवर कर लें, पेपर भी पास कर लें, तब अगर आपसे कहें ना कि एक रिटर्न फाइल कर दो, आप नहीं फाइल कर पाएंगे। तो डोंट एक्सपेक्ट कि ये पेपर आपको प्रोग्रामर बनाएगा, ये पेपर आपको हैकर बनाएगा, या इस पेपर को पढ़ के आपको कोडिंग आ जाएगी। वालों का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। मगर आई के आपने बुक डिज़ाइन इस तरीके से की है कि ऐसा फील होता है
तो वो फील बिल्कुल भी आपने नहीं लेनी, आपने रियलिटी की तरफ रहना, पहली चीज़। दूसरा ये है कि हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है, पेपर को पास करना। और पेपर को पास करने के लिए हमने क्या करनी है, एफर्ट करनी है, तैयारी करनी है। और तैयारी कहाँ पे होगी, क्लासरूम में होगी। तो आपने इंश्योर करना है कि आप 6 डेज अ वीक क्लासेस को अटेंड करें। सैटरडे विल बी द डे, कभी हम उस पर टेस्ट कर लेंगे, कभी हम क्लास कर रहे होंगे, डिपेंडिंग अपॉन के हम पढ़ क्या रहे हैं या वो टेस्ट किस नौयत का है। और अगर हफ्ते में टेस्ट होगा भी तो क्लास किसी ऑल्टरनेट टाइम पे एडजस्ट, ये क्लासेस 6 डेज अ वीक ही चलेंगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आपके पास टाइम थोड़ा सा कम है। वी हैव नवंबर, दिसंबर, जैन, बस। मैं फेब को काउंट नहीं करता, ना करूँगा। तो 3 महीनों में हम लोगों ने अपना ये कोर्स पूरा करना है अलॉन्ग विद द रिविजन्स। मेरी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये होगी कि आपने एक रजिस्टर, बारीक सा रजिस्टर, जैसे ईद भाई के पास है, ये तो खैर बहुत भारी है, छोटा सा रजिस्टर अपने पास रख लेना है जिसमें आपने सिर्फ इसी की बातें लिखनी है। क्योंकि हम क्लास में क्या करेंगे, हम क्लास में डिफरेंट क्विजेस करेंगे, असाइनमेंट्स करेंगे, क्वेश्चंस दूंगा जो कि आप क्लास में सॉल्व कर रहे होंगे। उसका फ़ायदा ये होता है कि क्लास में एक इंटरेस्ट लेवल डेवलप होता है। अगर सिर्फ इंग्लिश ही पढ़नी है तो आप घर में भी पढ़ सकते हैं, क्या ख्याल, ऐसा है कि नहीं? और वो बच्चे जो अभी तक ये सोच के बैठे हुए हैं कि ये सिर्फ पेपर अंग्रेज़ी का है, तो वो गलत सोचते हैं और हम उसको बस तर्जुमा करके पेपर पास कर लेंगे, ऐसा नहीं है। यस, शुरू वाली अटैम्प्टों के अंदर आई कैप देयर इज़ अ चांस कि वो नॉर्मली क्रैमिंग बेस्ड एरियाज को ज़्यादा टेस्ट करें बिकॉज दे हैड टू प्रूव समथिंग, बट ओवर द टाइम this will backfire, this will backfire. So are you ready to dive in, to jump in? हाँ बताता हूँ, याद है ओके? अच्छा सर, इस पेपर के साथ क्या क्या मेन इश्यूज होने वाले हैं जी? बंद कर दूँ, इसी बंद कर दूँ, हल्का कर दूँ या बंद कर दूँ? नुमान भाई रिमोट पड़ा हुआ, मेरा हाथ नहीं पहुंचा। इश्यूज, ओ भाई, इस पेपर के साथ क्या क्या इश्यूज हैं? नंबर 1, पहला इशू क्या है? अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। भाई ये पेपर ऐसा है जो कि आप सबके लिए क्या है, नया, मगर मेरे लिए इतना नया नहीं है। रीज़न बीइंग दैट कि मेरे अपने 3.5-4 साल के आर्टिकल्स गुजरे ही उसमें। अब ये अल्लाह की तरफ से अनायत समझ लें, तोहफा समझ लें। उस टाइम पे मुझे होता था फील कि यार ऑडिट में आर्टिकल्स करने थे, मगर अल्लाह ताला ने कहा नहीं, ERP में आर्टिकल्स करो। तो शायद इसीलिए कहा कि आगे जाके ये पेपर आना था। यू नेवर नो व्हाट्स हिडन इन योर डेस्टिनी। कुछ चीज़ें आपको ना उस टाइम पे अजीब लगती हैं, मगर वह फ्यूचर में जाके आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो सकती हैं। सो पहली चीज़ क्या है, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। ये हमें कहाँ से मिलेंगे? परचून की दुकान से, मुझसे मिलेंगे, किताब से मिलेंगे, लेक्चर से मिलेंगे। तो आपको रिवीजन के लिए, रिटेंशन के लिए ये काम आएगा। तीसरा, अब आप कहेंगे सर आई कैप का तो सिर्फ एक मॉडल पेपर है, तो भाई एक तो है ना, वो तो करना ही करना है। और उसके तकरीबन हर दिन मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूँ फॉर योर प्रैक्टिस, ताकि आप हर दिन कुछ ना कुछ इसमें मज़ीद सीखते जाएं। राइटिंग इश्यूज आएंगे, 2 तरह के सवाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पहली अटैम्प्ट के अंदर, टाइप 1 सवाल एंड टाइप 2 सवाल। अगर आपने इसका मॉडल पेपर देखा है वैसे किसी ने? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मॉडल पेपर में 2 ही तरह के सवाल हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। इतना कोई बड़ा केस स्टडी या बहुत ही कोई लॉजिकल गहराई वाली केस स्टडी नहीं है। अगर आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं किसी भी एरिया के, तो आप उसको लिख सकते हैं, मतलब उसी सिनेरियो को यूज़ करते हुए आप अपने आंसर को ड्राफ्ट कर सकते हैं। जो चीज़ ज़्यादा परेशान करेगी ना, वो इसमें अंग्रेज़ी परेशान करेगी आपको। तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश वोकैबलरी के ऊपर भी हाथ साफ करवाऊँगा इंशाल्लाह ताला। देन चैप्टर बाय चैप्टर अप्रोच। हर चैप्टर एक तरह का नहीं है। चैप्टर 1 ज़्यादा क्रैमिंग है, चैप्टर 2 ज़्यादा क्रैमिंग है, बट चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 आर
sort of logical areas. चैप्टर 5 एंड 6 लॉजिकल है। तो हर चैप्टर एक तरह का नहीं है, यानी कि हर चैप्टर को हम एक ही स्टिक से हाँक नहीं सकते, हमें हर चैप्टर के लिए अपनी अप्रोच को बदलना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन इज अदर कैफ पेपर्स। अब मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि ग्रुप ए पेपर्स, क्योंकि ये वो टाइम है जहाँ पे हर बच्चा परेशान है। एक बच्चा ग्रुप बी में भी है ना, उसका भी डाटा फंस चुका होगा, ग्रुप ए वाला भी है, उसका भी फंसा होगा, सिर्फ वो बच गया जिसके सारे ग्रुप ए के पेपर पास। हाँ जी, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि 3 पेपरों के साथ जा रहे हैं इस दफ़ा? हाथ खड़ा करेंगे? शाबाश। तो मैक्सिमम ऑफ द मेजॉरिटी 3 वाली है। तो इसका मतलब है कि इस पेपर को तो फिर क्या टाइम मिलेगा, इसका डिस्पोजेबल टाइम क्या होगा? 2 घंटे, 2 घंटे, घंटा डेढ़, हाँ जी घंटा ही देना है इसको, घंटा डेढ़, हाँ सुनो भाई, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा, घंटा, घंटा डेढ़, हाँ जी बोलो 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 बोलो, 1.5 घंटा। अगर जितना बोल रहे हैं ना उतना डेली बेस पे दे गए, मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये सिर्फ पहले दिन की बातें होती हैं। नहीं सर 1.5 घंटा मैं आग लगा दूंगा सर इस पेपर में, 2 घंटे में मैं लशपश कर दूंगा इसको। मगर ओवर द टाइम जब आपको पता होगा ना यार वो FAR2 के 3 सवाल करने हैं, वो MFA सॉरी आजकल क्या है बिया के मैंने कोई 2 सवाल करने हैं फाइनेंस पोर्शन के, वो मैंने लॉ का टेस्ट भी तैयार करना है, मैंने टैक्स भी तैयार करना है, वो कॉस्ट के भी सवाल आए हुए हैं। ये तो चलो समझ तो वैसे भी कुछ नहीं आती, तो आ रही है वो रटा लगा के पास कर लेंगे तो ठीक है, बाकी पेपरों को फोकस करते हैं, इसको साइड पे करते हैं। पहली आइडियल अटेम्प्ट है इसको पास करने की। इस दफ़ा निकाल गया तो निकाल के आगे जाके पेपर फंस सकता है, परेशान कर सकता है। सर इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? कोई हार्ड एंड फास्ट फिक्स रूल नहीं है, ना मैं आपको घंटा कह रहा हूँ, ना 1.5 घंटा कह रहा हूँ, ना 2 घंटे कह रहा हूँ। जितना टाइम आप लेना चाहते हैं वो लें, मगर कंसिस्टेंसी के साथ लें। हम CA के बच्चे एक चीज़ को भूल जाते हैं, वो है कंसिस्टेंट एफर्ट। ये क्या होती है बोला? रोज़ का काम रोज़। यकीन मानिए ज़िंदगी से सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी अगर आप इस मेथड पे चलना शुरू कर दें, कंसिस्टेंट काम करना शुरू कर दें। भाई रोज़ अगर सर ने कहा है कि 2 सवाल करने हैं तो 2 सवाल करके सोना। अब उसमें आधा घंटा लग जाए, उसमें 15 मिनट लग जाए, या उसमें 4 घंटे लग जाए, वो लगाने हैं फिर। क्योंकि देखिए डेली का काम एक सेम लेवल का हो नहीं सकता। भाई आज अगर हम ओरिएंटेशन है तो शायद हम इसके बाद कोई 2 डेफिनेशंस पढ़ लेंगे। अब आपको मैं कहूँ 2 घंटे जाकर देना है इस पेपर को, तो आप 2 डेफिनेशंस को 2 घंटे तक स्प्रेड करते रहेंगे? नहीं, वो आप जाके आधे घंटे में भी कर लेंगे, 15 मिनट में कर लेंगे। बट द पॉइंट इज़ कि अगर आप डेली का काम डेली करते रहेंगे तो ये चीज़ें कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगी, और पास होने का सबसे आसान फंडा यही है। कोई भी पेपर आए कि आपका इतना मुश्किल नहीं होता कि उसमें से 50 नंबर हासिल किए जा सके। यह है तो मुझे बता दें, कोई ऐसा पेपर 50 नंबर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये पेपर आपको टफ़ टाइम उस वक्त देगा जब आप इसको इग्नोर करना शुरू करेंगे। एक तो नया पेपर है, इतना आइडिया भी नहीं है कि जनाब इसका पास पेपर्स का एनालिसिस कर लेते हैं, तो गिनती के 6 से 7 चैप्टर्स हैं, उनको अच्छा तैयार कर लेंगे। अभी कुछ नहीं पता, इवन मॉडल पेपर दे के भी हम कुछ ज़्यादा आइडिया या गेस नहीं लगा सकते। बट द पॉइंट इज़ रोज़ का काम रोज़ का काम। अब आप कहेंगे नहीं सर वो BIA भी तो नया पेपर आया, वो नया पेपर नहीं है, उसका सिर्फ नाम बदला। ये मेरी बातें समझ आ रही हैं? तो पहला इशू क्या है? पहला इशू क्या है? ये तो हल है ना उसका। पहला इशू क्या है? पहला इशू ये है कि आपने हासिल करने हैं कॉन्सेप्ट्स। वो कैसे करेंगे? बाय टेकिंग द फिज़िकल क्लासेस। दूसरा इशू राइटिंग, वो कैसे सही होगी?
जब आप क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, क्लास में टेस्ट देंगे। तीसरा इशू रिटेंशन, वो कैसे हल करेंगे? बाय मेकिंग द माइंड मैप्स। चौथा इशू कि किस चैप्टर को कैसे लेके चलें, वो कौन बताएगा? आपका खादम आपको बता देगा कि आपने किस चैप्टर को कैसे प्रिपेयर करना है एंड कितना टाइम देना है, जो उसका ड्यू केयर हो, जो उसको रिक्वायर्ड हो। वो कम भी हो सकता है और वो ज़्यादा भी हो सकता है। सर ये 3 मेजर ग्रिड्स है आपके सिलेबस की, डेटा, सिस्टम्स एंड रिस्क्स। डेटा की वेटेज क्या है? 35 से 45। सिस्टम्स की वेटेज क्या है? और रिस्क की वेटेज क्या है? 20 से 30। तो सबसे बड़ी रिस्क, और चैप्टर्स कितने हैं इसमें? 6। वो 6 कौन से हैं? ये 6। पहले 6। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? टाइप्स ऑफ डाटा एंड सोर्सेज। ये आज हम शुरू भी कर देंगे कुछ टाइम तक। अच्छा, 1 के बाद हम 2 पे नहीं जाएंगे। 1 के बाद हम जाएंगे चैप्टर 4 पे, बिग डाटा। पहले क्या समझना है हमने? डाटा किसे कहते हैं और डाटा हासिल कैसे होता है। फिर डाटा अब क्या बन चुका है आजकल? बिग डाटा। फिर हम जाएंगे डाटा एनालिसिस के ऊपर। फिर देखेंगे कि डाटा गवर्न कैसे होता है और मैनेज कैसे होता है। एंड देन विल टॉक अबाउट सिस्टम्स एंड उसका प्रोसेस, नॉर्मलाइजेशन एंड वेयरहाउस। यहाँ पे आप सिर्फ ये सीखेंगे कि डाटा क्या है, बस डाटा क्या है। थोड़े से बड़े होकर आगे जाएंगे तो ग्रेड बी आ जाएगी। ग्रेड बी की थी 30 से 40। इसमें है 7 चैप्टर्स। आईटी सिस्टम आर्किटेक्चर, ईआरपी, emerging tech, AI, cloud computing, blockchain, fintech and impact of digital disruptions। मज़े की बात यह है कि इसमें से कई नाम आप जब डाटा वाला एरिया पढ़ रहे होंगे तो आपको नज़र आएंगे। वहाँ मैं आपको ब्रेक लगाऊंगा कि भाई रुक जाओ, क्योंकि चीज़ें आगे ऑटोमेटिकली कवर होनी है। मतलब आप अगर चैप्टर नंबर 5 जाके देखें या 6 जाके देखें तो आपको ये लफ्ज़ मिलेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग, फिनटेक, एआई, मशीन लर्निंग। ये सारी चीज़ें आनी हैं मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एंड द लास्ट ग्रेड इज रिस्क। इसमें कितने चैप्टर्स हैं? आईटी सिस्टम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, आईटी कंट्रोल्स एंड आईसीटी रोल। मज़े की बात है, ये चारों चैप्टर्स भला कहाँ से उसने पिक किए? ऑडिट से। ये 4 ऑडिट के हैं। इसमें से क्लाउड कंप्यूटिंग ऑडिट से उठाया इसने, ब्लॉकचेन फिनटेक ऑडिट से उठाया इसने, ऑडिट से उठाया, ऑडिट से उठाया। तो इस हद तक चीज़ें क्रॉस लिंक कर रही हैं। और ये ऑडिट सिर्फ कैफेट का नहीं है, ये CFF6 के ऑडिट की बात कर रहा हूँ। तो वक्त बदल रहा है, दुनिया बदल रही है और आपको उसके साथ क्या करना है? अडॉप्ट करना है। अगर आप अडेप्ट नहीं कर पाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। अगर पीछे रह गए तो फिर आप कभी भी एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाएंगे। याद है? क्लियर है? अच्छा, फिर कहानी ख़त्म नहीं हुई। ये क्या है? 4 एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स मीन्स किसी भी एक चैप्टर को मज़ीद एनहांस करके बताना, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन देना। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स, आइजो फ्रेमवर्क्स, गाइडलाइंस बाय स्टेट बैंक और पाकिस्तान लीगल फ्रेमवर्क। ये हम पढ़ेंगे रिस्क एरिया के साथ, एंड पे कवर कर रहे होंगे। अच्छा, मुझे सोच के बताइएगा कौन सी ऐसी ग्रेड है जिसमें कम एफर्ट और नंबर अच्छे हैं? 4 चैप्टर्स हैं और मैक्सिमम क्या है? 30। तो 30 को जरा 4 पे डिवाइड करें, आंसर क्या आता? 7 पॉइंट समथिंग। सबसे कम एफर्ट करके अच्छे नंबर यहाँ से लिए जा सकते हैं रिस्क में से।
मॉडरेट एफर्ट करके आसान नंबर लिए जा सकते हैं डाटा से, और थोड़ी सी सख्त एफर्ट करके अच्छे नंबर लिए जा सकते हैं कहाँ से? ये सिस्टम्स इज़ द मोस्ट टेक्निकल साइड ऑफ योर कोर्स। सबसे आसान डाटा है, उसके बाद रिस्क है, और उसके बाद सिस्टम्स। तो मे बी, बात सुने, मे बी हम अपने कोर्स को डिज़ाइन कुछ ऐसे करें कि पहले डाटा कवर करें, देन विल गो टू एंड देन विल गो टू सिस्टम। अगर हमें रिस्क समझ आए होंगे ना, तो सिस्टम्स को समझना आसान होगा। भाई चोर को अगर समझना है कि वो चोरी कैसे करता है, तो आपको क्या दिमाग में लगाना पड़ता है? यू हैव टू थिंक लाइक चोर। तो चोरी क्या है? रिस्क है। तो पहले आपको पता हो कि चोरी कहाँ कहाँ हो सकती है, एंड देन आप क्या लगाएंगे उसको ओवरकम करने के लिए? सिस्टम्स। तो विल स्टार्ट विद डाटा, विल मूव टू रिस्क, एंड देन विल मूव टू सिस्टम्स। डन है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? अच्छा सर, पेपर पैटर्न क्या है? सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, इस पेपर में भी एमसीक्यूज हैं, और कितने हैं? पूरे 15। और बाकी कितना बचता है? 85। ये 85 क्या है भला? सब्जेक्टिव। ये 85 मार्क्स क्या है? सब्जेक्टिव के। सर ये सब्जेक्टिव क्या है? क्या है भला? जहाँ लिखना होता है, जहाँ आपने अपने हाल चलाने होते हैं। इसको भी आई कैप ने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, 40% एंड 60% की रेशो। अच्छा, ये कहीं लिखा नहीं हुआ कि ये 40-60 है, इट कैन बी 30-70, मगर ये 40-60 की फिगर निकाली है मैंने मॉडल पेपर से। अगर आप वहाँ पर जाकर देखें तो 40% क्वेश्चंस क्या है? लॉजिकल, एंड 60% क्या है? ग्रामर। सेम गोज विद एमसीक्यूज, 40 एंड 60। इवन लॉ का पेपर भी ऐसा ही है। आई कैप का नॉर्मली जो थ्योरी वाला पेपर होता है ना, उसमें रेशो यही चलती है 40-60 40-60, एक्सेप्ट ऑडिट। वहाँ पे रेशो है 20-80। 20 क्या वाला वहाँ पे? ग्रामर, और 80 क्या है? लॉजिकल। तो ग्रुप ए का पेपर ही है, और ग्रुप ए के पेपर नॉर्मली ग्रुप बी के पेपर से आसान होते हैं। तो ये पेपर मुश्किल नहीं है, अनलेस कि आप उसको अपने ऊपर तारी करना है। या सिंपल सी बात है, आईटी वाले को अकाउंटिंग सिखाना मुश्किल है। क्यों? उसको ये नहीं पता कि डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। मगर आप इस काबिल हैं कि आपने टैक्स भी सीखना है, लॉ को इंटरप्रेट करना भी सीखना है, फाइनेंस भी सीखना है, इकोनॉमिक्स भी सीख के आए हुए हैं, अब आईटी भी सीखनी है। और ये वो वाली आईटी नहीं है कि बताओ जो आप PRC 5 में पढ़ते थे कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, व्हाट इज़ अ माउस, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। याद है वो वाली आईटी जो आई के अपने पता नहीं क्यों आप लोगों को दी हुई है, उसका कोई तुक नहीं है। ये थोड़ा सा आपको एडवांस लेके चलेगी, आपको बताएगी डाटा किसे कहते हैं, बताएगी कि डाटा को संभालना कैसा है, और उस डाटा से अटैच्ड रिस्क क्या क्या है। किसी ने बीलॉ पढ़ा हुआ है? बीलॉ में ना चैप्टर 17 होता था एक, उसमें भी कुछ डाटा वाली बातें थी। याद है? डाटा सब्जेक्ट, डाटा की हिफाजत कैसे करनी है, थोड़ी सी बातें बोली भी आएंगी बीच में, ऐ भी हल्की फुल्की सी। सर किताब कौन सी फॉलो करें? ये मेरी किताब है, इसको ले ले, या आईकेएफ की बुक को पकड़ के पढ़ना शुरू करते हैं। बट आई वुड रिकमेंड, अगर आप आईकेएफ की बुक भी पढ़ रहे हैं तो फिर उसमें जो इलस्ट्रेशंस हैं वो कॉन्सेप्ट के बिल्कुल इमीडिएट ना पढ़िएगा, वो एक अजीब डोमेन में आपको लेके चले जाएंगे। उसको माइनस करके आप कंटेंट को पढ़ सकते हैं। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि आईकेएफ ने एक बात को 4 जगह पे रिपीट किया, तो उसको कट शॉर्ट करके इसको बनाया था। ये लेना चाहते हैं ये ले लें, अदरवाइज़ आपके पास खुली ऑप्शन है, मगर सिर्फ एक काम करना है जो कि नॉर्मली मैं कहता हूँ, जिससे पढ़ रहे हैं तो उसको फॉलो भी करना, अदरवाइज़ आपकी फ्रिक्वेंसी कभी भी मैच नहीं हो पाएगी। लेट मी टेक यू टू द मॉडल पेपर, कुछ आपको दिखाता हूँ। आपके सामने फ्रेश ओपन करता हूँ मॉडल पेपर, क्या याद करेंगे, ताज़ा, ब्रांड न्यू। क्या बताया कि आपने चेंज भी कर दिया अब तक, तो कोई भरोसा नहीं।
ये देखें, पहले तो ये देखें ना, आपको जो मैं बताना चाह रहा था, ये देखा नाम क्या हो गया, एंड डाटा। अच्छा, अभी हमने कहाँ जाना है, हमने जाना है कैफ में, हमें जाना है स्टडी मटेरियल में, डाटा में जाना है, और क्या खोलना है? कितने आ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, एक आ रहा है मॉडल एग्जाम क्वेश्चंस और एक आ रहा है मॉडल एग्जाम पेपर। आइए देखते हैं दोनों में क्या फ़र्क होगा। ये हमने क्या खोला है? ये हमने खोला है मॉडल एग्जाम पेपर। अभी सीआरएन किसका आई डोंट नो, जिसका अभी ये लग गया। और एक तरफ हम खोल लेते हैं, चुप, बहुत बोलती है। अच्छा, तो सर ये है पहला पेज। शुरू में गौर करें क्या लिखा हुआ है, डाटा सिस्टम्स एंड रिस्क, आई कैप का लोगो, नंबर कितने हैं 100, इंस्ट्रक्शंस वही जो नॉर्मली होती हैं। पहला सवाल किस चीज़ का है, कितने एमसीक्यूज हैं, कितने हैं कितने हैं कितने हैं कितने हैं कितने हैं कितने, ख़त्म ही नहीं हो रहे, 15। तो पर एमसीक्यू कितने मार्क्स हो गए, 1। उसे नीचे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसको भी साथ साथ देख लेते हैं, शायद फ़र्क निकल आए। इसमें क्या है, एमसीक्यूज कितने हैं, कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन, कितने हैं 15, ठीक है। इसका सवाल क्या है, स्विफ्ट, और इसका सवाल क्या है, स्विफ्ट। तो ये एक ही है बेसिकली, आई कैप ने फिल्मकारी की हुई है। तो ये देखें सवाल, ये सवाल शुरू होता है और कितने मार्क्स हैं इसके, 9 और 6 15। ये सवाल जो है ये सारा डाटा में से, और अगर आप इसकी सिर्फ रिक्वायरमेंट ए पढ़ें, अभी सिर्फ पढ़ें लिखा क्या हुआ है, आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली, बस ये जो टर्म है ना, आइडेंटिफाई करो और एक्सप्लेन करो, ये टाइप 2 है कि ऊपर वाली बातों में से बिग डाटा के 3 V's को एक्सप्लेन कर दे, बस। इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आपको ये 3 V's आते होंगे तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिर्फ डेफिनेशन भी आती होगी ना, तब एक्सप्लेन किया जा सकता है। अच्छा, पार्ट बी क्या है, कंसिडर द इश्यू स्पेसिफिकली, आइडेंटिफाई एनी 2 चैलेंजेस जो कि वो आगे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सोचने वाला पार्ट है, ये थोड़ी सी डीप थिंकिंग मांगता है। नीचे आता हूं तो ओए होए, सारे लॉजिकल सवाल ऐसे ही है ना, 6 + 4 + 5, ये क्या है 15 नंबर की क्रैमिंग, प्योर क्रैमिंग, 100% क्रैमिंग। उसे नीचे आ जाए, तकरीबन वैसा ही सवाल, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, और नीचे क्या है, सजेस्ट 1। ये जो सवाल है ये आपका सिस्टम्स में से, और नीचे वैसे ही 3 पार्ट्स, उसमें क्या है, क्रैमिंग। एक बात ध्यान में रखिएगा, जिस तरह का डाटा का पेपर होगा ना, वैसा ही सिस्टम का होगा और वैसा ही रिस्क का होगा। ये पॉसिबल नहीं होगा कि एक ही सवाल में वो ए बी सी करके पूछ ले, ए पार्ट डाटा का हो, बी सिस्टम का हो, सी रिस्क का हो, ऐसा नहीं होगा। डाटा को उसने अलग टेस्ट करना है, सिस्टम्स को अलग टेस्ट करेगा और रिस्क को अलग टेस्ट करेगा। हाँ, ये कर सकता है कि एक क्वेश्चन, जैसे ये सवाल था ऊपर, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये है बिग डाटा का, जो कि आंसर कहाँ से होना है, चैप्टर नंबर 4 से। ये पार्ट भी चैप्टर 5-6 से आंसर होगा। तो इस तरह की वो गेम चला सकता है। अच्छा, नीचे आ जाए, फिर ये सवाल किसका होगा, गैस करें किसका होगा, रिस्क का। तो ये 6 + 6 + 3 कितने हो गए, 14 कहाँ होते हैं, 15। नीचे आ जाए, नीचे क्या, उसी पैटर्न पे 3 सवाल क्रैमिंग। तो एक लॉजिकल, एक क्रैमिंग, एक लॉजिकल, एक क्रैमिंग, एक लॉजिकल, एक क्रैमिंग। और जो लॉजिकल भी है उसका पहला पार्ट क्या है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन।
टाइप 2 क्वेश्चन। तो इसका मतलब है कि देर इज़ अ होप, देर इज़ अ लाइट, कि अगर आपकी थोड़ी सी अच्छी क्रैमिंग भी हो और आपके जहन में कॉन्सेप्ट्स बैठे हों तो आप इस पेपर को बाआसानी निकाल सकते हैं। आई जनरली बिलीव कि ये ग्रुप ए में नहीं होना चाहिए पेपर, ये ग्रुप बी का पेपर बनना चाहिए, आई बिलीव। मगर एक मेरी चाहत है, एक आई कैप की चाहत है, और होगा क्या जो आई कैप की चाहत है। यहाँ तक क्लियर है बात है, पक्की बात, ठीक है। खैर ये सारी बातें हम लोग करेंगे, तसल्ली से करेंगे जब इसका वक्त आएगा। अभी वक्त किस चीज़ का? ओरिएंटेशन। ये नंबर है, ये आपके पास होना चाहिए। छोटा सा आपने एक काम कर लेना है, वो ये करना है कि आपको जब भी बुक रीड करते हुए या क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जहाँ पे जो भी मसला आ रहा है ना, आपने ग्रुप में ज़रूर डाल देना। उसका फ़ायदा ये होता है कि हर बच्चे तक वो सवाल पहुँच जाता है, और मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मैंने आपको उसका एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आंसर देना है, और आपको आंसर उसका मिलेगा भी। डन यहाँ तक? कोई सवाल यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो क्या अब हम प्रोग्रामर बनने के लिए जा रहे हैं? क्या आईटी एक्सपर्ट बनने के लिए जा रहे हैं? नहीं, हमने क्या बनना है? हमने बनना क्या है? हमने एक अच्छा मुसलमान बनना है, और अच्छा मुसलमान जो है वो ईमानदारी से काम करता है। गुड। एक अच्छा मुसलमान ईमानदारी से काम करता है और रोज़ का काम रोज़ करता। कर लेंगे? इतनी सी एफर्ट चाहिए, दे देंगे? पक्का? अच्छा, क्या चीज़? नहीं भूलने दूंगा मैं। जब आप यहाँ पे खड़े होकर सब बच्चों को सुनाएंगे ना, तब कभी भी नहीं भूलेगी। ये होगा, ये मेरी क्लास की रीत है। इधर से आपको दूंगा भाई ये मार्कर है, वो बोर्ड है, जाओ शुरू हो जाओ, करना पड़ेगा। सीख देखिए, अदरवाइज क्या होगा, आप नहीं पढ़ के आएंगे। आई कैन बेट, डे 1 पे मैं बेट कर रहा हूँ कि आप नहीं पढ़ के आएंगे। चले काम करें, जरा दिल पे हाथ रखें तो सही, कुछ नहीं होता, रखें, नियत कर लें कि आपने ये पेपर पहली अटेम्प्ट में निकालना। इससे इशारा नहीं बोलना, मुंह से बोलना है कि मैं हलफ लेता हूँ, बोले मैं हलफ लेता हूँ कि मैं ये पेपर पहली अटेम्प्ट में पास करूँगा, निकालूंगा। अब तो एक और हलफ मैंने आपसे लेना है, मेरिट का। एक लेफ्ट देख रहा है, एक राइट देख रहा है, एक नीचे देख रहा है, एक ऊपर देख रहा है। ओ भाई, आप बच्चों में से ही होते हैं, आप बच्चों में से ही आते हैं। कभी ये सुना आप लोगों ने कि कोई स्पेशल क्लास होती है उनकी? कभी सुना? नहीं भाई, मैं आपको बताऊं सच्ची स्टोरी, जो अभी रिसेंट मेरिट आया। सीलो, जो बच्चा था सीलो वाला, तबानी समथिंग उसका नाम है। भाई साहब पेपर से 2 हफ्ते पहले तक परेशान थे, उनको डायरेक्टर्स वाला चैप्टर नहीं आता था, और वो कह रहे थे कि सर मुझे बताएं, मैं इसको क्रैम कर लूँ, मैं रवीन लेक्चर्स ले लूँ, मैं क्या करूँ? एक लंबी थ्रेड उसके साथ चली आ रही है, और अब वो कहाँ खड़ा हुआ? तो वो आप में से ही होते हैं, ये आप लोग ही हैं जो इस काबिल बनते हैं। देखिए, टीचर भी वही है, कॉन्सेप्ट भी वही है, किताब भी वही है, लेक्चर भी वही है, कमरा भी वही है, टेस्ट भी वही है। फ़र्क कहाँ पे आता है? अपने पोटेंशियल पे फ़र्क आता है। मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ, आपको मैं नहीं कंट्रोल कर सकता। आपको कौन कंट्रोल कर सकता है? आप खुद। एक अच्छा सा प्लान बना लें ज़िंदगी का कि आपने दिन के 24 घंटे गुजारने कैसे हैं। वंस वो प्लान बन गया तो ज़िंदगी बहुत सुकून से कटेगी, बिलीव मी। जब आप रोज़ का काम रोज़ करेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, टेस्ट टाइम पे देंगे, तो आप हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहेंगे। और कोई भी ऐसा माइकल लाल नहीं होगा जो कि आपको फॉलो कर पा रहा हो। क्यों? हर बच्चा अपने पेस पे काम कर रहा होगा, कोई बहुत आगे होगा, कोई बहुत पीछे होगा। सिर्फ और सिर्फ वेरिएंस कहाँ पे आएगा? आपकी कंसिस्टेंट एफर्ट पे आएगा। वो करना है, कोई भी पेपर हो उसको निकालना आसान है। डन? पक्की बात? चलो,
यहाँ पे हमारी ओरिएंटेशन समाप्त हुई। बंद कर दिए। चैप्टर 1 शुरू करें। बहुत टाइम पड़ा, अभी क्या टाइम हुआ? आधा घंटा पड़ा है। चैप्टर 1 का नाम क्या? यहीं पे गलत कर गए ना। टाइप्स, तुमने टाइप बोला है। टाइप्स ऑफ डाटा एंड सोर्सेस। बुक्स बंद कर दें, बुक्स ना खोलिएगा, बुक्स बंद कर दें। इस चैप्टर का नाम पढ़ के आपको क्या समझ आ रही है? डाटा है क्या? व्हाट इज डाटा? इसकी कितनी किस्में हैं और इसको हासिल कहाँ से किया जाता है? चैप्टर 1 इज प्योर क्रैमिंग चैप्टर। चैप्टर 1 इज प्योर क्रैमिंग चैप्टर। अगर यहाँ से सवाल आएगा तो यहाँ टाइप 1 सवाल होगा या मुश्किल से टाइप 2 सवाल बना देगा। 3 का कोई तुक नहीं बनता। अच्छा जी, अब समझने के लिए पहले हमें किस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है? पहले हमें इस वर्ड को समझना है कि व्हाट एक्चुअली इज डाटा। हमें इस वर्ड के ऊपर बात करनी है। डाटा किसे कहते हैं? क्या है डाटा? आप लोगों से पूछता हूँ, डाटा किसे कहेंगे? गुड, फैक्ट्स एंड फिगर्स, बेहतरीन। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, भाई ने एक रॉ का वर्ड ऐड कर दिया, बट अच्छा आंसर है, गुड। हाँ जी, मालूमात का हजूम, ठीक है, गुड। सर आप तो माशाल्लाह से डिग्री लेके आए हैं। नहीं, प्रैक्टिकल था वो सर। अच्छा, डाटा का मतलब तो बता दो। कुछ भी इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन, एनी फैक्ट्स, एनी फिगर्स। सर डाटा कोई भी इंफॉर्मेशन। हाँ जी, सर ऐसी चीज़ को किसी पिछले साल से कंपेयर कर सकें, ऐसी मालूमात जिसको कंपैरिजन में ला सकें कि इसमें हमारी भी तरक्की हुई है, नुकसान। ऐसी चीज़ जिसको कंपेयर किया जा सके, जिसको एनालाइज किया जा सके। हाँ जी, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि ऑर्गेनाइज्ड हो, वो डाटा कहलाती है। थोड़ा उलट नहीं कर गए? डाटा रॉ होता है, उसको ऑर्गेनाइज करने के बाद वो क्या बनती है? इंफॉर्मेशन। उलट कर गए। हाँ जी, सर इंफॉर्मेशन और फिगर्स जो रेलेवेंट हो, जिसका आपकी ज़रूरत हो। ठीक है, फॉर यूज़ केस आप, ठीक है, ठीक, डाटा रॉ इंफॉर्मेशन। जी बॉस, सेम। आई कैन भी सेम लिख के आ जाना कि सेम एज CRR नंबर, ये ठीक है। हाँ जी, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। जी सर, यहाँ पे सबसे पूछूंगा। हाँ, पीछे वाले भाई से पूछते हैं, ठीक है, गुड। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, कलेक्शन ऑफ, जी समा भाई, कलेक्शन ऑफ डिजिट्स। उन्होंने कहा सारे फैक्ट्स और फिगर्स बोल रहे हैं, मैं डिजिट्स बोलूँगा। मैं ज़रा अपना नया एक्स क्रिएट करूँगा। हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो वो जो डिजिट्स हैं वो अकाउंट, एक तो अकाउंटिंग आपके जहनों में हर वक्त घुसी होती है। हाँ, ये तो बेचारी थियरी है, वैसे नींद आती है। सर डाटा कहते हैं हर वो चीज़ जिसको यूज़ करके आप उससे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें, जिसको यूज़ करके आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें, जिसको यूज़ करके आप अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकें। डाटा हर इंसान हर जगह पे अपना प्रोवाइड कर रहा होता है और खुल के दे रहा होता है। आप कॉलेज में आए, आपने कॉलेज का फॉर्म फिल किया, जो एडमिशन फॉर्म था, उसमें क्या क्या आपने फिल किया? नाम लिखा, CRN नंबर लिखा, मोबाइल नंबर लिखा, सब्जेक्ट लिखा, ईमेल लिखी, एड्रेस लिखा, ID कार्ड नंबर अगर मांगा तो वो लिखा, नीचे आपने बताया कि सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ने हैं और कुछ और मालूमात दी आपने जनरल सी, वो आपने कॉलेज के हवाले कर दिया। ये जो आपने एक्टिविटी की है, बेसिकली ये आपने कॉलेज को अपना क्या प्रोवाइड किया है? डाटा प्रोवाइड किया। आपने जब फेसबुक इंस्टॉल की थी, फेसबुक ने आपसे क्या क्या चीज़ें मांगी थी? नाम, जीमेल, फादर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, तस्वीर,
हाँ, कॉन्टैक्ट, परमिशंस, ये सब क्या है? डाटा। किसको दिया जा रहा है? फेसबुक को दिया जा रहा है। डाटा किसका है? आपका। और क्या आपकी कॉन्सेंट से ये डाटा मूव हो रहा है? यस। तो आप उस डाटा के क्या हुए? डाटा ओनर। जिसको दे रहे हैं उसकी जिम्मेदारी है कि उसने डाटा को क्या रखना है? सिक्योर। वो कहलाएगा डाटा गवर्नर। आप कौन है? डाटा ओनर। वो कौन है? डाटा गवर्नर। तो डाटा इज बेसिकली रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। डाटा क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। हासिल कैसे किए जाते हैं? थ्रू ऑब्जर्वेशंस और मेजरमेंट्स। दैट कैन बी इन रिटन, दैट कैन बी इन ओरल, दैट कैन बी इन रिटन, दैट कैन बी इन ओरल. Serving as the fundamental what? Input for processing and analysis to generate useful. बचपन से पढ़ते आएंगे, इनपुट होता है, उस पर प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट बनता है. ये पढ़ते आ रहे हैं बचपन से. अब ज़रा सोच के जवाब दीजिएगा. पिछले सेशन का डाटा अगर इस कॉलेज के पास ना हो, या रिज़ल्ट आने के बाद का डाटा अगर इस कॉलेज के पास ना हो, यानी कि इनपुट नहीं है, तो क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि कितना बच्चा ऐसा है जो कि अब डाटा के पेपर में अपीयर होगा? कर सकते हैं आइडिया? नहीं लगा सकते. इसका मतलब है कि हम उसको प्रोसेस नहीं कर सकते, हम उसको एनालाइज नहीं कर सकते. और अगर मेरे पास डाटा है तो मैं उसको यूज़ करते हुए क्या ले आऊँगा? यूज़फुल इनसाइट्स. मैं अपनी डिसीजन मेकिंग कर पाऊँगा, मैं अपने बिजनेस को मज़ीद प्रॉफिटेबल बना पाऊँगा. एक दुकानदार अभी उसने अपना कारोबार शुरू किया है इसी मंथ में. अब उसको ये नहीं आइडिया हो रहा कि ज़्यादा चाय बिकेगी कि ज़्यादा बोतलें बिकेंगी. उसने इस नतीजे तक पहुंचना, ये उसने एनालाइज करना, ये उसका आउटपुट है कि मैं ज़्यादा बोतलें रखूं या ज़्यादा चाय रखूं. अब यहाँ तक पहुंचने के लिए उसको क्या चाहिए? डाटा. वो डाटा कहाँ से मिलेगा? मार्केट से, जहाँ पे वो बैठा है. उसके पास दिन के 5 कस्टमर आए, उन 5 कस्टमर्स ने आके कहा कि हमें चाय पीनी है. मौसम सर्द हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो मौसम की फ्लक्चुएशन, कस्टमर्स का रुझान, और ओवरऑल वो देखेगा कि मार्केट में कितने हॉस्टल्स हैं, कितने कॉलेजेस हैं, और वहाँ पे चाय के पैसे कितने हैं, और मैं कितने की सेल करूँ तो मेरे पास प्रॉफिट क्या होगा? ज़्यादा. तो ये डाटा उसको कहाँ से मिलेगा? मार्केट से. ये डाटा उसको मार्केट से मिलेगा. उसको यूज़ करते हुए वो अपना बिजनेस खड़ा करेगा कि उसको ये दुकान करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. आप लोग में से कितने बच्चे ऐसे जो कि फाइनेंस का पोर्शन पढ़ रहे हैं BIA में? NPV सुना? NPV सुना है ना? ये क्या होती है? कि हम कारोबार शुरू करने से पहले देखते हैं कि NPV पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है. तो काम कब शुरू करते हैं? वो पॉजिटिव जो फिगर्स आपको सवाल में दी होती हैं वो आती कहाँ से हैं? और आप सवाल में क्या करते हैं? प्रोसेसिंग. एट द एंड उसको क्या बताते हैं कि ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है. तो इट इज़ ऑल कनेक्टेड, इट इज़ ऑल कनेक्टेड. आपके हाथ में ये जो किताब है, ये आउटकम है किसका? आफ्टर डूइंग द प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग कि इसमें क्या क्या चीज़ों को ऐड करूं और क्या क्या चीज़ों को माइनस करूं. जो आई कैप ने लंबी लंबी डिटेल्स दी हुई हैं, इसमें वो सारी चीज़ें टेबुलर फॉर्म में हैं. मगर वो आई कैप का मटेरियल मुझे कहाँ से मिला? आई कैप की बुक से. मेरे लिए वो सोर्स क्या था? इनपुट डाटा. इसको मैंने कन्वर्ट किया किसमें? आपके लिए यूज़फुल किताब के अंदर.
तो डाटा तो हर जगह पे आपके पास अवेलेबल है। चलो, आपकी शर्ट का रंग क्या है? मस्टर्ड, येलो। येलो। ये भी एक डाटा है जो कि मैंने भाई को ऑब्जर्व करके हासिल किया। आपकी एज क्या है? ये भी एक डाटा है। अब जब तक इनको मैंने नहीं पूछा मुझे पता था मेजरमेंट, मगर कुछ ऑब्जर्वेशन से मुझे पता चल गया। मगर मुझे ये नहीं पता कि आपका फेवरेट खाना कौन सा है। बिरयानी। अब क्या इसको मैंने यहाँ से पकड़ के पूछा कि भाई मुझे बताओ तुम्हारा फेवरेट खाना कौन सा है? खुद बताया ना। तो इट मीन्स इनकी कॉन्सेंट से मुझे क्या मिल गया? डाटा। ये रॉ फैक्ट है कि मुझे क्या पसंद है? बिरयानी। लेट सपोज आप में से आधे बच्चों ने कहा कि सर हमें खाने में बिरयानी पसंद है। ये एक क्लास का डाटा, ठीक है। मैंने हर क्लास में जा जाके पूछा कि भाई बताओ तुम लोगों की फेवरेट डिश क्या है? 70% ऑफ द टारगेट ऑडियंस सेड बिरयानी। और अगला सवाल मैंने उनसे किया, क्या तुम नाश्ता करके आते हो? उन्होंने कहा नहीं सर, हम हॉस्टल से आते हैं। मैंने तीसरा सवाल पूछा कि हॉस्टल का मेस तुम्हें कितने का, मतलब वहाँ की बिरयानी तुम्हें कितने की कॉस्ट करती है? उन्होंने कहा सर वो उसकी कॉस्ट आती है लगभग 300 रुपये के आसपास। मेरे पास 3 तरह का डाटा आया। क्या? पहला क्या था? फेवरेट चीज़। दूसरा, सुबह का नाश्ता किया नहीं किया। तीसरी चीज़, कॉस्ट। डाटा आ गया मेरे हाथ में। अब इस डाटा को मैंने क्या करना है? चैप्टर 3 में जाके एनालाइज करना है। मगर क्या ये डाटा सिर्फ एक क्लास का? मल्टीपल क्लासेस, मल्टीपल बैचेस। दिस इज बिग डाटा। दिस इज बिग डाटा। अब उसको मैंने एनालाइज करते हुए ये सोचना है कि यार अगर एक बच्चा सुबह सर्दी के मौसम में नाश्ता करके नहीं आ रहा तो उसको लाजमी बात है 11 से लेके 1 बजे के दरमियान भूख लगनी है। और अगर मैं इस कॉलेज की कैंटीन में बिरयानी अवेलेबल करवा दूं अच्छे टेस्ट के साथ जो कि 200 रुपये से कम की कॉस्ट में हो, तो क्या वो सेल नहीं होगी? सेल होगी। व्हाट आई एम गेटिंग बाय डूइंग, थ्रू, बाय हैविंग, टेकन फ्रॉम, which is collected from you people, collected from you guys। ये है फायदा, ये है फायदा। कहता है इट इज अ क्रिटिकल रिसोर्स दैट ड्राइव्स ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग। ये बहुत क्रिटिकल है किसी भी इदारे की डिसीजन मेकिंग के लिए, उसकी स्ट्रेटजी के लिए और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। डाटा कैन बी प्रेजेंटेड इन वेरियस फॉर्म्स। नंबर्स में भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है और इमेज भी हो सकती है। ये जो आप व्हाट्सएप पे ऑडियो फाइल भेजते हैं ये क्या है? डाटा। वीडियो जो आप देखते हैं वो क्या है? डाटा। फेसबुक की पोस्ट जो आप शेयर करते हैं वो क्या है? फेसबुक की पोस्ट जो आप लाइक करते हैं वो क्या है? किसी प्रोडक्ट को बाय करने के बाद जो उसके रिव्यूज़ देते हैं वो क्या है? वो भी डाटा। ये सारी चीज़ें क्या हैं? डाटा। कॉलेज ने ये डिसाइड करना है कि डाटा वाली क्लास और उसामा को दें या ना दें। ये क्या करना है? डिसाइड करना है। अब वो कंफ्यूज है, दे हैव टू मेक अ डिसीजन। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बच्चों से फीडबैक लेना शुरू किया। एक एग्जांपल दे रहा हूँ देसी। फीडबैक में ये पूछा कि भाई बताएं सर उसामा थ्योरी के पेपर, मतलब जिन बच्चों ने उनसे थ्योरी के पेपर पढ़े हैं क्या वो सिलेबस टाइम पे पूरा करवाते हैं? क्या वो क्लास में एक्टिविटी टेस्ट लेते हैं? क्या वो बच्चों के साथ ओपन बिहेवियर रखते हैं या रिजिड है? क्या वो बच्चों को व्हाट्सएप में जवाब देते हैं? और क्या वो बच्चों को आउटसाइड क्लास टाइमिंग्स अवेलेबल होते हैं या नहीं होते? ये 5 सवाल है। ये जब फीडबैक फॉर्म आपके हाथ में जाएगा तो कॉलेज आपसे क्या हासिल कर रहा? डाटा। जिसकी बेस पे कॉलेज ने क्या हासिल करनी है? ये फैसला कैसे करेगा? बाय गेटिंग यूजफुल इनसाइट्स। अच्छा, आपका जो फीडबैक फॉर्म आया
उस पर आपने फ़र्ज़ करें एग्रीगेट करके दिया 80%। कॉलेज का क्राइटेरिया सेट हुआ हुआ था 70% से ऊपर जाएगा तो क्लास मिलेगी, 70 से नीचे जाएगा तो क्लास नहीं मिलेगी। तो 80% के साथ क्लास मिलनी है कि नहीं मिलनी? मिलनी है, क्लास मिलनी है। तो कॉलेज ने अंडरस्टैंडिंग हासिल की, जिसकी बेस पे फिर कॉलेज ने कमरा डिसाइड किया कि कमरा कौन सा देना है, कितने बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्लास रिकॉर्ड होनी है या क्लास रिकॉर्ड नहीं होनी, ऑनलाइन एडमिशन कितने हैं, फिजिकल कितने हैं, मार्केट में इस टाइम स्लॉट में आने वाले बच्चे कितने हैं। ये सारी चीज़ें गोल गोल घूम के कॉलेज को क्या दे रही हैं? इंसाइट्स टू टेक डिसीजंस थ्रू प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड द स्ट्रेटजी। ये जो क्लास रिकॉर्ड हो रही है ये ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए रिकॉर्ड हो रही है ना, तो हमारे लिए ये क्या बन रहा है? डाटा। और चूँकि डाटा क्रिएट हो रहा है तो मैं उसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं इनसे लूँ, भाई मुझे ये फ़ाइल दो, मैंने फेसबुक पे डालनी है, मुझे रोक सकते हैं? नहीं, क्यों? डाटा किसका है? मेरा। प्रॉपर्टी किसकी है? मेरी। तो ये डाटा, ये क्या है? डाटा। डाटा इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। पहली किस्म कौन सी है और दूसरी कौन सी है? ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पता आप लोग। एक होता है क्वालिटेटिव फैक्टर और एक होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर। क्वालिटेटिव डाटा वो डाटा है जो कि नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन देता है। ये बताता है प्रोडक्ट की क्वालिटीज़, उसके फीचर्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वालिटीज़, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये दो तरह का होता है, एक नॉमिनल होता है और एक होता है ऑर्डिनल। एक होता है नॉमिनल और एक होता है ऑर्डिनल। ये क्यों नहीं जा रहा? चलो जा भाई, नहीं नेटफ्लिक्स नहीं खोलनी है, बुरी बात होती। चलो कोई नहीं। एक होता है नॉमिनल और एक होता है ऑर्डिनल। चलो ये समझने से पहले ऊपर आते हैं वापस। व्हाट इज क्वालिटी? आपका फेवरेट कलर कौन सा? वाइट। क्या इसमें कोई न्यूमेरिकल फिगर है? तो ये क्या है? आप किस पेपर में पढ़ रहे हैं? आप किस पेपर में पढ़ रहे हैं? डाटा के पेपर में पढ़ रहे हैं। ये क्या है? कोई नंबर नहीं है। अच्छा, नंबर डजंट मीन कि अगर मैं बोलूँ KF3 तो वो एक नंबर है। नंबर मीन्स जिसको नंबर में एक्सप्रेस किया जा सके, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं पूछूं आपकी एज क्या है, अब ये नहीं है, वो क्या बन जाएगा? क्वांटिटेटिव। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने अभी कौन से 3 पेपर पास किए हैं? R1, CMA और B लॉ। ये डाटा जो मैंने हासिल किया ये क्या डाटा है? क्वालिटेटिव डाटा। आपकी एज क्या है? दिस इज नॉट क्वालिटेटिव, दिस इज क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव डाटा मीन्स ऐसा डाटा जो कि नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन हो, जो क्या बता रहा हो किसी चीज़ की फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका यूज़ केस। भाई मैं क्लास में टेस्ट लूँगा, ये है क्वालिटेटिव फीचर। मैं क्लास में 15 टेस्ट लूँगा, अब मैंने 15 की फिगर को क्या किया है बीच में ऐड, ये क्या बन गया है? क्वांटिटेटिव। मैंने अब डिफाइन कर दिया कि इतनी क्वांटिटी होगी टेस्टों की। बाज़ार से दही ले आओ, क्वालिटेटिव। बाज़ार से 2 किलो दही ले आओ, क्वांटिटेटिव। मुझे सफ़ेद रंग का सूट पसंद है, मुझे 2 सफ़ेद रंग के सूट ला दो, क्वांटिटेटिव। याद है? क्लियर है? अच्छा, ये 2 तरह का होता है, एक होता है नॉमिनल और एक होता है ऑर्डिनल। एक होता है नॉमिनल और एक होता है ऑर्डिनल। सोच के बताइए, ये ऑर्डिनल के पहले 3 लफ्ज़ कौन से हैं? पहले 3 लफ्ज़ कौन से हैं? ORD। ORD से कोई और लफ्ज़ बनता है? ऑर्डर। तो ऑर्डिनल डाटा वो डाटा है जो किसी ऑर्डर पे बेस करता हो, जैसे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर,
फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। ये डाटा क्या लाएगा? ऑर्डिनल। ट्रैफिक लाइट्स कैसी होती हैं? रेड, येलो, ग्रीन, ऑर्डिनल। एक रैंक है ना, एक सीक्वेंस है। और नॉमिनल क्या होता है? जिसका कोई ऑर्डर ना हो। अच्छा, नॉमिनल शुरू किससे होता है? एन के बाद क्या आता है? ओ। तो नो, और वो क्या था? ऑर्डर, नो ऑर्डर। ऑर्डिनल मीन्स हैविंग सम मीनिंगफुल ऑर्डर और रैंक, बट नॉमिनल हैज नो ऑर्डर, नो रैंक। नॉमिनल हैज नो ऑर्डर, नो रैंक। कैफ 1 से कैफ 8 तक ये डाटा ऑर्डिनल है कि नॉमिनल है? ऑर्डिनल है। ये कैफ 1 के बाद कैफ 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। आपसे अगर आई कैफ कहे कि यार ये 8 पेपर हैं, जो मर्जी जिस मर्जी कंडीशन में चूज कर लो, वो नॉमिनल बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? वो नॉमिनल बन जाएगा। तो नॉमिनल मीन्स विदाउट एनी इनहेरेंट ऑर्डर। जैसे जेंडर, मेल फीमेल, कोई ख़ास ऑर्डर नहीं होता। ब्लड टाइप, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ये भी कोई ख़ास ऑर्डर नहीं है। मगर ऑर्डिनल में क्या है? एजुकेशनल लेवल। सबसे पहले मैट्रिक, उसके बाद इंटर, उसके बाद बैचलर, उसके बाद मास्टर्स। ये एक रैंक बनता चला जा रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? क्योंकि इसके पीछे क्या छुपा हुआ है? एक ऑर्डर। यहाँ तक ओके? क्लियर है यहाँ तक? ये देख लें, नॉमिनल क्या है? लेबल्स ओनली, नो ऑर्डर। जैसे फ्रूट्स हो गए, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, कोई रैंकिंग नहीं है। मगर ऑर्डिनल क्या है? हैविंग सम इक्वल इंटरवल्स या सम कैटेगरीज। पुअर के बाद फेयर, फेयर के बाद गुड, गुड के बाद क्या आता है? एक्सेलेंट। ये एक रैंक मौजूद, ये क्या है? वहाँ पे एक रैंक मौजूद। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि भाई बताओ ऑर्डिनल डाटा क्या है, तो आप क्या कहेंगे? इसमें ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, और नॉमिनल में ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता है। नो मीन्स नो ऑर्डर, और ऑर्डिनल में ऑर्डर का वर्ड है, तो इट मीन्स देयर इज अ कैटेगरी, देयर इज अ ऑर्डर। डन? पक्का? देन वी हैव व्हाट? क्वांटिटेटिव डाटा। तो अगर क्वालिटेटिव में नॉन न्यूमेरिकल था, तो इसमें क्या होगा? न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ये भी दो तरह का होता है, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूअस। एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूअस। सर याद रखिएगा, डिस्क्रीट डाटा कौन सा होता है? ये वो डाटा होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स में होता है। आप इसको डेसिमल्स में लेके नहीं जा सकते, कभी भी। कभी भी आप इसको डेसिमल में लेके नहीं जा सकते। इसमें आपने कभी भी के वर्ड पे गौर करना। जैसे कितने ग्रुप्स हैं कैफ के? 2। क्या ये 2.2 है? 1.8 है? तो ये 2 क्या है? डिस्क्रीट डाटा। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका वेट क्या है, क्या है वेट आजकल मार्केट में? अब आगे बैठो तो मैं पूछूंगा आपसे, हाँ कितना आगे? नहीं, कुछ पॉइंट में तो होगा। 100.2 फर्ज करें, 0.2, ये पॉइंट्स में आ गई फिगर। तो अब ये क्या बन जाएगा? कंटिन्यूअस डाटा। तो जो पूरा पूरा होल नंबर है वो कहाँ पे जाएगा? और जो डेसिमल में जा रहा है वो कहाँ जाएगा? अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आती है कि सर अगर मेरा वेट 90 kg हो तो वो डिस्क्रीट है या वो कंटिन्यूअस है? क्या है वो? मैंने बोला था कभी भी। देखें, वेट क्या हमेशा होल नंबर में होगा? क्या वेट डेसिमल में जा सकता है? तो वेट जितना भी हो वो हमेशा क्या होगा? कंटिन्यूअस डाटा। मगर इस कॉलेज के फ्लोर्स कभी डेसिमल में हो सकते हैं? वो हमेशा क्या होगा? आपने रेस्टोरेंट में सिटिंग बुक करनी है,
तो जो चेयर्स आप बुक करेंगे वो होल नंबर में होंगी कि डेसिमल में होंगी? हमेशा किस में होंगी? होल नंबर में होंगी। तो वो हमेशा डाटा क्या कहलाएगा? डिस्क्रीट डाटा। आपकी एज क्या है? कंटिन्यूस है कि डिस्क्रीट है? कंटिन्यूस है, क्योंकि ईयर्स के साथ आप मंथ भी लगाते हैं। हम नॉर्मली बोलते हैं ना कि 22 साल का हो गया, 23 साल का हो गया, मगर एक्चुअली में वो 22 पॉइंट कुछ मंथ्स होते हैं, क्योंकि हम बोलते नहीं। तो एज कहाँ पे जाएगी? कंटिन्यूस में। हाइट कहाँ पे जाएगी? कंटिन्यूस में। टेम्परेचर कहाँ पे जाएगा? कंटिन्यूस में। और जो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स वाली फिगर है वो कहाँ पे जाएंगी? डिस्क्रीट डाटा में जाएंगी। वो कहाँ पे जाएंगी? डिस्क्रीट डाटा में जाएंगी। इतनी बात समझ आ गई? आज के लिए इतना ही। कल हम लोगों ने बात करनी है सोर्सेस की। 3 तरह के हैं, एक है स्ट्रक्चर, सॉरी कल हम लोगों ने बात करनी है कैटेगरीज की। एक है स्ट्रक्चर डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा और सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। फिर बात करेंगे सोर्सेज, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। अच्छा, यहाँ तक क्या सीखा है, बस इसको क्विकली वाइंड अप करते हैं। बात सुनिएगा, डाटा की डेफिनेशन क्या थी? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जिसको यूज़ करके हमने इंफॉर्मेशन हासिल करनी है और उसकी मदद से हमने इंसाइट्स लेनी है, जो कि हमें हेल्प करती है स्ट्रेटजी बनाने में और डिसीजन मेकिंग करने में। देख ले लो की बात। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि डाटा 2 तरह का होता है, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। फिर क्वालिटेटिव में 2 बातें पढ़ी, एक नॉमिनल और एक ऑर्डिनल। नॉमिनल में कोई रैंक नहीं है, ऑर्डिनल में रैंकिंग है। अच्छा, उसके बाद आ जाएं क्वांटिटेटिव में। इसमें न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होती है, बिल्कुल होती है। इसकी भी 2 कैटेगरीज है। पहली कौन सी है? डिस्क्रीट, ये पूरा का पूरा होल नंबर है। और उसके बाद क्या होती है? कंटिन्यूअस, इसको आप डेसिमल में लेके जा सकते हैं। डन। अल्लाह हाफ़िज़।